गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी 2022 जो एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे हुए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको कुछ सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताना था कि ऐसी कौन सी सिटी है जो इक्वेटर पे बेसिकली रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसको रिप्रेजेंट करती थी। देखिए, आप हमेशा अर्थ की ज्योग्राफिकल लोकेशन में दो फैक्टर पढ़ते हैं। एक है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ और एक है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। बेसिकली ऐसे ये दो फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे आप सीजन्स और डे और नाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। अगर मैं रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस की बात करूँ तो इक्वेटर पे जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मच ग्रेटर होगी कहाँ पर? एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस पे। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है काम्पला और युगांडा। ये इक्वेटर जो होती है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है, इसको मैं इक्वेटर बोलती हूँ। और ये वाली जो है ये ऑल अबाउट इक्वेटर के पास पड़ने वाली एक जगह है, और ये जो उगांडा है ये इससे सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, piecing together the puzzles of geological time to create and analyze historical map of a earth। उस सिचुएशन को मैं क्या बोलूँगी? मान लीजिए कि आपको मैप में अर्थ के कुछ प्लेसेस को इकट्ठा करना है और उनकी हिस्टोरिकल मैप सेक्शन को देखना है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रोसेस का यूज़ करोगे? अर्थ की जो बेसिकली फिजियोग्राफी होती है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, और उसको जानने का जो हम लोग तरीका अपनाते हैं वो बेसिकली आपके मैप सेक्शन से होता है या फिर जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है उसको अपनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर पैलियोग्राफी हो जाएगा। देखिए, अर्थ स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे जान सकते हैं? या तो मैप की हेल्प से, या फिर उनके या फिर अर्थ के स्ट्रक्चर की वजह से। अब अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या आएगा? रॉक्स, फॉरेस्ट या फिर फिजियोग्राफी। तो इन सब की हेल्प से अर्थ का जो स्ट्रक्चर जाना जाता है उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ वो आपका होता है पैलियोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। ये वाली ठीक है। नेक्स्ट है, द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी। देखो, अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, क्या क्या होती है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पहला वाला दिया हुआ है द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी अर्थ की वो आपकी क्रस्ट होगी, और ये बेसिकली ब्रिटल ही होती है। ब्रिटल होने का रीज़न भी ये है क्योंकि जो इसमें मटेरियल होता है वो जो रहता है उसके अंदर वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फेज में रिलाई करता है, तो उसकी वजह से इसका नेचर जो है वो ब्रिटल हो जाता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। सेकेंड दिया हुआ है द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वाला तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है वो 15 किलोमीटर नहीं होता, वो 5 किलोमीटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फर्स्ट। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मेंटल? अर्थ की 3 क्रस्ट बताई लास्ट क्वेश्चन पे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और उसके अंदर से भी आपकी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, आउटर क्रस्ट या फिर इनर क्रस्ट, और जो इन लेयर्स को सेपरेट करने का काम करती है उनको मैं डिसकॉन्टिन्यूटी बोलती हूँ। मान लीजिए ये मैंने अर्थ का कोई भी टुकड़ा ले लिया, तो ये आपका कोर होगा, इसको मैं क्रस्ट बोल सकती हूँ, और ये वाला सेक्शन आपका मेंटल का होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मेंटल? इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा मोहरविनिक, ये आपका क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है गुटनबर्ग, ये मेंटल और कोर को सेपरेट करती है। ठीक है, ये किसको, क्रस्ट और मेंटल को, दो को पता चला। जो ये आपका लास्ट में रिपीट दिया हुआ है, ये आउटर कोर और इनर मेंटल को, एंड इनको सेपरेट करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट करेक्ट? अर्थक्वेक वेव्स के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट है द पी वेव मूव फास्टर एंड दे आर द फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस। ठीक है, पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, बट ये भी ठीक है। सिस्मोग्राफिक लोकेटेड बिटवीन 145 ऑफ द एपिसेंटर एंड कैन कोऑर्डिनेट टू द पी वेव्स, ये वाली भी ठीक है। पी वेव्स हैव मैक्सिमम कवर एरिया देन द शेडो जोन। फोर्थ वाली स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखो, बेसिकली सिस्मिक वेव जो होती हैं वो वेव्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जो कि अर्थक्वेक कॉज्ड बाय अर्थक्वेक होंगी, और इनको कहाँ पर पाया जाए, कहाँ पर रिकॉर्ड करा जाता है, सिस्मोग्राफ पे। अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो आपकी 2 तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। पहली आपकी होगी बॉडी वेव, देन आपकी होगी सरफेस वेव। अगर मैं बॉडी वेव को भी पी वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव आ जाएगी, और इसमें आपकी आर वेव और एल वेव आ जाएंगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस, बिल्कुल ठीक है। पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जी बिल्कुल, ये एक ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और अगर इनको मैं बोल लूँ तो इन्हीं को मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलती हूँ, लेकिन फिर दिया हुआ है इन्होंने शेडो जोन। देखिए एक टर्म आई है, शेडो जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वेव्स का ना पहुँच पाना, जहाँ पर जो वेव्स होती हैं उनको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसको मैं शेडो जोन बोलती हूँ। और ये जो शेडो जोन में इन्होंने बोला हुआ पी वेव हैव द मैक्सिमम एरिया कवर अंडर शेडो जोन, ये वाली स्टेटमेंट उल्टी है। एस वेव के पास ज़्यादा मच एरिया होता है, पी वेव के पास नहीं होता। तो अगर आप फोर्थ को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नॉट करेक्ट? मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, ड्यू टू segregation of the minerals into wavy bands or the platy surface, some of the metamorphic rocks develop foliation. Where the foliation develops into broad mineral bands, the metamorphic rocks is extremely hard. ठीक है,
वेयर द फॉइलेशन आर मॉडरेटली थिन द मेटामॉर्फिक रॉक्स टैंक्स टू फ्लेक्स अपार्ट, ये भी ठीक है. Rocks that originally were composed of the one dominant minerals, they are often foliated into metamorphism. देखिए, रॉक्स की आपकी 3 तरीके की टाइप्स होती हैं. रॉक्स बेसिकली आपकी चट्टानें, जिनको मैं अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो, और रॉक्स की कितने टाइप आएंगी? इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएंगी. जिसमें ये जो मैंने इग्निशियस रॉक्स लिखी हैं, ये बेसिकली जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है या फिर अर्थ के अंदर जो मैग्मा या लावा होता है वो अर्थ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, उसके आपकी इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होगा. सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होगा? बड़े बड़े चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होगा. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बेसिकली जो अंडर हीट एंड प्रेशर के कारण इन सब दोनों रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में होगा. अब ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, इन्होंने पूछा था कि नॉट करेक्ट. अब फर्स्ट, सेकंड और डी वाली स्टेटमेंट तो ठीक है. सी में क्या कहा गया है? वेयर द फॉइलेशन आर मॉडरेटली थिन द मेटामॉर्फिक रॉक टेंड्स टू फ्लेक अपार्ट. मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये इन्होंने कहा कि साइज मैटर करता है, ऐसा नहीं है. अब अगर मैं जैसे स्लेट की बात करती हूँ, जो स्लेट होता है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मीका के क्रिस्टल से बना होता है जो हमें दिखाई नहीं देते. तो फॉइलेशन के लिए साइज का मैटर करना बहुत ज़रूरी नहीं है. तो आपकी ये वाली सी वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी. आप इसको एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो? स्लेट जो कॉम्पोजिशन होता है क्रिस्टल ऑफ मीका से, जो कि कहीं ना कहीं आपके इनविजिबल होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, the formation of the tores on the small rocky hills are associated with which of the following? Granite, limestone, alluvial या फिर dolomite. आपने कभी देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं, जब इनकी ऊपर वाली लेयर निकलने लगती है तो उसके अंदर से कुछ राउंड सर्कल में छोटे छोटे से टुकड़े निकलने स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत ही स्मूथ तरीके के होते हैं, उनको मैं टोर्स बोलती हूँ. तो आपको वही बोला हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ द टोर्स ऑन स्मॉल रिकी हिल्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, एलुवियल या फिर डोलोमाइट. तो इसका आंसर आपका ग्रेनाइट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज. बताइए. देखिए, ये जो आपका मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे अंडरग्राउंड लार्ज फ्रेश वाटर बेसिन है. और आपको ये बताना है कि ये रिलाई कहाँ करता है? क्वींसलैंड वाले एरिया में रिलाई करेगा. मैंने क्या बताया? बेसिन जो होगा जो रिलाई कहाँ करता है? ऑस्ट्रेलिया में. और ये जो आपका क्वींसलैंड वाला एरिया है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट है, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज. प्राइम मेरिडियन होता क्या है? जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नॉर्थ टू साउथ दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. अब इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा मोरक्को, क्योंकि मोरक्को जो सिटी है वो प्राइम मेरिडियन के आसपास नहीं करता है. टोटल 8 नेटिव कंट्रीज़ हैं जो आपका प्राइम मेरिडियन के पास रहेंगी, जिसमें एक आपका आता है अल्जेरिया, बुकेरिया, घाना, माली, स्पेन, फ्रांस, टोगो और यूनाइटेड किंगडम.
तो ये जो मोरक्को है ये नहीं होगा। और मैंने प्राइम मेरिडियन क्या बताया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते, ठीक है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न में। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स आर द हाई प्रेशर सिस्टम, एयर इन द सेंटर इन द सिस्टम मस्ट बी सबसीडिंग। नेक्स्ट है, एंटी साइक्लोन्स आर द करेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग विंड्स। और अब थोड़ा ध्यान देना कि हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ कि विच है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक है, एक, दो या फिर तीन। अगर मैं साइक्लोन की बात करूँ तो वो आपके कन्वर्जिंग विंड से होंगे, अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूँ तो वो आपके डाइवर्जिंग विंड से हो जाएंगे। एंड एंटी साइक्लोन जो होते हैं दे आर द सेंटर ऑफ द हाई प्रेशर। मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए ये आपका साइक्लोन एरिया हुआ तो ये ऊपर, ठीक है, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन जो होगा वो कहीं ना कहीं लो प्रेशर से नीचे की तरफ जाएगा और एंटी साइक्लोन अपर से नीचे तक जाएगा, ऐसे। और ये हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग विंड में, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है द एंटी साइक्लोन्स आर करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग विंड। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि जो एंटी साइक्लोन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, तो इसमें कन्वर्जिंग ना होके आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा। अगर मैं थर्ड वाली स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट करती हूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन जनवरी 2020 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन मर्ज टुगेदर। 2020 में कौन सी यूनियन टेरिटरी को मर्ज करा गया था? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको इकट्ठा मिला दिया गया था ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महाराष्ट्र हैज़ द हाइएस्ट मैक्सिमम शेयर ऑफ द नेशनल हाईवे लेंथ इनटू किलोमीटर्स, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। द नेचर ऑफ द टेरेन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट is the one of the reason of the maximum share of the national highway in the Maharashtra। आपको इसमें से बताना था कि which of the following given statements are correct। इसमें how many नहीं पूछा हुआ, इसमें which of पूछा हुआ है। महाराष्ट्र में टोटल बेसिकली ऑल अबाउट सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकेंड, इसमें दिया हुआ द नेचर ऑफ द टेरेन, सबसे ज़्यादा जब आपका कोस्टल एरिया पड़ता है, आपके प्लेटू वाला सेक्शन पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिलाई करेगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये जो है सेकंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एरिया है। इन इंडिया भी पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द शरावती रिवर क्रिएट्स अ जॉग फॉल, ठीक है। द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कोसी एंड शंख रिवर। फर्स्ट वाली तो ठीक है भाई, शरावती रिवर जो है वो जॉग फॉल्स का निर्माण करती है, ये बेसिकली आपका कर्नाटका वाले रीजन में पड़ेगा। दूसरा दिया हुआ है द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड सांख रिवर। अब जब भी मैं कोसी की बात करती हूँ तो कोसी तो आपका नॉर्थ में पड़ता है ना, देखिए
ये कर्नाटका में पड़ेगा, ठीक है। द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सांग। यहाँ पे कोसी नहीं आएगा, यहाँ पे कोल आएगा, कोल एंड सांक रिवर। जब मैं कोसी की बात करती हूँ तो सौरव, बिहार को कोसी बोला जाता है ना, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ आने का रीज़न ही आपका कोसी रिवर है, तो कोसी तो ऊपर वाली पड़ जाती है, और ये जो ब्राह्मणी रिवर है ये आपका नीचे साउथ इंडिया में आके पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। हाउ मैनी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अकॉर्डिंग बताऊं, तो जो आपका कश्मीर वाला रीजन होगा, पंजाब, हरियाणा, तिब्बत और ऊपर भी हिमाचल और उत्तराखंड वाले से, वहाँ से आपकी सबसे पहले इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज भी आ जाती है। फिर जब भी हम गुजरात और राजस्थान में एंटर करेंगे, वहाँ पर आपकी लूनी रिवर का सबसे ज़्यादा मेन सिग्निफिकेंस आ जाता है। जब भी आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की बात करते हो, वहाँ पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, कोसी का शब्द आया ना, तो ये आपकी नॉर्थ इंडिया में पड़ती थी, साउथ इंडिया में नहीं पड़ेगी। ये जो ब्राह्मणी रिवर है ये आपका साउथ इंडिया वाली रिवर हो जाती थी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ द डेंसिटी physiological density can be computed by dividing the total population by the net cultivable area, ठीक है। agriculture density can be computed by dividing the total agriculture population by the next cultivable area, ये वाली statement भी ठीक दी हुई है। population density can be computed by dividing the total population by the total area, ये वाली भी ठीक है। बेसिकली आपको फॉर्मूले बताए गए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सारा का सारा। In India, a cultivable land is left uncultivated for more than a year but less than 5 years is labeled at. मान लीजिए कि आपने 1 साल तक अनकल्टिवेबल लैंड है, less than a 5 year is labeled. ओके, 1 या 5 साल से ज़्यादा जो अनकल्टिवेबल लैंड है उसको छोड़ दिया, तो उसको लेबल आप क्या करोगे, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, करंट फैलो, फैलो अदर देन द करंट फैलो, या फिर बैरन एंड वेस्ट लैंड। देखो, बैरन और वेस्टलैंड तो वो हो जाएगी जिस पे आप खेती नहीं कर सकते। फर्स्ट वाली दी हुई है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा 1 साल से खेती ना करी हो। दूसरी आपकी है करंट फैलो, जहाँ सा 1 या फिर उससे कम साल तक, 1 ईयर या फिर उससे कम वाला जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और ये जो इन्होंने बोला हुआ है विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेबल फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम हो लेकिन 1 साल से खेती ना करी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बताया मैंने, वेस्ट, जो कि नॉट सुटेबल हो जाएगी। कल्टीवेशन हो जाएगी, कल्टीवेटेड वेस्टलैंड में 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। Consider the following statements about correct. India has one of the longest navigable inland water network in the world. ठीक है। India's waterway present help to transportation about 25% of the total cargo movement. Okay. About 111 inland waterways has been declared as the national waterway as under the National Waterways Act. आपको इसमें भी बताना था कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है ऑल अबाउट इंडिया उन कंट्रीज़ में लाई करता है जिनमें वाटर का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में 25% आता है, बांग्लादेश में आपका 35% आएगा, इंडिया का तो ऑल अबाउट समथिंग 1% तक होता है, तो ये वन ऑफ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है इनलैंड वाटर रिप्रेजेंट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन अबाउट 25%। 25% तक कार्गो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते ही नहीं है, इट्स अबाउट 0.1%। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई।
Third, about 111 inland waterways has been declared as national waterways under the National Waterways Act. ये वाली स्टेटमेंट ठीक दी हुई है, तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट पूछी हुई थी कि कितनी ठीक है, तो थर्ड ओनली हो जाएगा. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड. रेलवे के हेडक्वार्टर्स पूछे हुए हैं आपको. फर्स्ट है ईस्ट सेंट्रल. ईस्ट सेंट्रल का तो हाजीपुर में आता है. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न, इसका आपका गोरखपुर में आएगा. तो ए का 3, ए, बी का फर्स्ट, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा. देखो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ये टोटल यही क्वेश्चंस थे. अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आप सॉइल का टॉपिक, क्लाउड्स का टॉपिक, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर्स, ट्रांसपोर्टेशन में भी नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज, पोर्ट वगैरह, इन सब को अगर आप करके जाओगे तो, और साथ ही साथ ये जो इंडिया के अंदर से आप इंडिया की लोकेशन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न पॉइंट, या फिर इंडिया का जो टोटल बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है, जीआई टैग्स हो गए जो करंट अफेयर में रहते हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई. अगर आप इन सब को ज्योग्राफी को करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है. और जैसे एनडीए में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी के देख रहे हो कि टोटल 17 क्वेश्चन थे. अब अगर 50 में से आप 17 ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कर रही है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस को अच्छा करो. और प्रैक्टिस कैसे हेल्प होगी? ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को सॉल्व करके. तो कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.